और कोर्ट ने इस बात को दर्शाया है कि कम से कम इन पेंशन भोगियों को 7500 रुपए तो मिलना ही चाहिए। 700, 800 या 1000 या 1200 रुपए तक का उनको पेंशन मिल रहा है, तो वैसे पेंशन में वो कैसे अपने दिनचर्या अच्छे या बुरे समय पर वो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। यही वो जगह है जहां पर ईपीएस 95 को लेकर देश भर के बुजुर्गों ने आंदोलन किया था। और अब उस आंदोलन का फलसफा क्या हुआ, क्या सरकार को जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, सरकार को जो उन्होंने विनती करी थी, सरकार को जो उन्होंने ये चिताया था कि 31 दिसंबर तक आप हमारी मांगों को मान लीजिए। हालांकि ईपीएस 95 को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनके तमाम जो एमपीज हैं वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम कहीं ना कहीं आपकी बात को संसद में करेंगे और संसद में हम ये मांग करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं ईपीएस 95 की, वो मांगे हम जल्द से जल्द पूरी करें। लेकिन आज 3 जनवरी हो गया है और ऐसे में जो हमारे पेंशनर बुजुर्ग हैं उन पे क्या कुछ पड़ रहा होगा, किस तरीके से वो अपने जीवन को जी रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ वो दिल्ली जंतर मंतर आए थे। सबसे पहली शुरुआत उनकी रामलीला मैदान से हुई थी, जहां पर लाखों के तादाद में ईपीएस पेंशनर्स वहां पे पहुंचे हुए थे और उसके बाद वो दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पे क्रमिक अनशन के रूप में यहाँ पर बैठे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर के जिसका नेतृत्व संजय रावत कर रहे थे। कमांडर संजय रावत का नाम इसलिए लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि उनके सफल निर्देशन में ये जो उन्होंने क्रमिक अनशन किया ये सफल रहा। हालांकि अशोक रावत ने भी यह आश्वासन दिया था तमाम ऐसे बुजुर्ग पेंशनरों को कि आपके हक और अधिकार के लिए अशोक रावत हमेशा तटस्थ हैं और वो हमेशा आपके लिए तैयार हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि जो पेंशनर ने अपने खुद का पैसा सरकार के खाते में जमा किया है, या जब उनको ही अंतिम समय में उनको उनका भुगतान नहीं मिले तो उनके जीवन में कितनी कठिनाई आएगी, इसका जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन दिनचर्या को कर रहे होंगे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अपने ही पैसा को लेने के लिए, अपने ही हक के पैसों को लेने के लिए उनको दिल्ली के जंतर मंतर या फिर बुल्डाना जाना पड़ेगा? क्या उनको इस तरह से आंदोलन करना पड़ेगा? क्या सरकार से दो दो हाथ करनी पड़ेगी तब उनको जाकर पैसा मिलेगा? हालांकि तमाम जो बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हुए थे उन्होंने कोई भी हिंसा की ऐसी कोई बातें नहीं की, लेकिन लास्ट में उनको पुलिस के द्वारा डिटेंशन कर लिया गया। आपको हम बता दें कि सबसे पहले उन्होंने आग्रह किया था, सरकार से आग्रह किया था और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से संसद भवन से लेकर के पीएमओ ऑफिस तक की दूरी बहुत ही चंद कदमों की दूरी है, जहां तक इनकी बात आसानी से सुनी जा सकती थी। लेकिन मंजर क्या हुआ, तमाम ईपीएस पेंशनर्स बुजुर्ग यहाँ पर बैठे रहे, अपने हक और अधिकार के लिए बातचीत करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से यानी श्रम मंत्रालय की तरफ से उनको आश्वासन तो मिले, लेकिन उस आश्वासन का अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। तमाम आज भी हमने एक वीडियो प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं, काफी प्यार दे रहे हैं, तो उन सबको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोगों के लिए हक और अधिकार, जिस हक और अधिकार के लिए आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, ये यहाँ से निश्चित रूप से आपको हक और अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि ये सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना ही खुद का कमाया हुआ पैसा जो इन्होंने पाई पाई करके सरकार के अकाउंट में जमा किया है और उन पैसों का जो पेंशन इनको लास्ट समय में यानी अंतिम समय पर उनको मिलना चाहिए था, वो पेंशन इनको नहीं मिल पा रहा है। अब आप फर्ज कीजिए यदि किसी को 700, 800 या 1000 या 1200 रुपए तक का उनको पेंशन मिल रहा है, तो वैसे पेंशन में वो कैसे अपनी दिनचर्या गुजारेंगे? अब किसी के अच्छे या बुरे समय पर वो खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनके हाथ में पैसे नहीं है। हालांकि इनकी मांगे जो है वो 7500 रुपए किसी भी हालत में इनको मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है और कोर्ट ने इस बात को दर्शाया है कि कम से कम इन पेंशन भोगियों को 7500 रुपए तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि उनका परिवार जो है वो चल पाए। कितने ऐसे पेंशनरों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि बेटा कितनी मुश्किल होती है हमको अपनी जिंदगी गुजारने में, क्योंकि यदि 1000 रुपए या 1200 रुपए हमें पेंशन के रूप में मिलता है अभी तक सरकार की तरफ से, तो 1100 रुपए का, 900 रुपए का तो सिलेंडर हो जाता है। तो ऐसे में लोग किस तरीके से अपने परिवार की अपनी दिनचर्या पूरा करेंगे? यदि दो प्राणी भी लगा लीजिए, पति पत्नी भी लगा लीजिए, तो कैसे ऐसी अवस्था में वो लोग अपने जीवन को जिएंगे? और वैसे शख्स के लिए जिन्होंने जिंदगी भर पैसा कमाया, पाई पाई कमाया और फिर उससे उनका पूरा परिवार चलता था और उन्हीं में से पैसे काट कर उसने सरकार के खाते में जमा किया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे बुजुर्गों को देखने वाला कौन है?
उनका अगला ठिकाना कहाँ पे होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि अब जब हमें पैसा नहीं मिलता, अब जब हमें पेंशन नहीं मिलता, तो हमें घर वाले भी नहीं पूछते। हमें ये सोचकर, समझकर दर्शकों इतना रोना आता है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी इनकी बातों को उठाना हमारा ये मुद्दा है। और इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, इन्होंने मौजूदा सरकार के ऊपर भी बताया कि हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार में हमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो हमारी मांगे हैं वो किसी भी हालत में पूरी कर दे, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सही तरीके से चले। चाहे सरकार किसी की आए, किसी की जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप जरा फर्ज कीजिए कि तमाम 13 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके वोट से सरकार बनती है और जिनके परिवार में 4-4 लोग, 5-5 लोग हैं जो कि परिवार के सदस्य के जो मुखिया होते हैं, उनकी बातों को सभी लोग मानते हैं। अब सोच लीजिए, यदि सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा 2024 के इलेक्शन पे। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, क्या इसके वजह से भी सरकार गिर सकती है क्या? सवाल ये उठता है कि ऐसे पेंशनर्स के लिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका देख रेख करने वाला आखिर होगा कौन? सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार राम राज्य की बात करती है, सरकार जब दावे करती है कि बुजुर्गों और नौजवानों और महिलाओं के लिए उनकी पहली प्राथमिकता है, तो ऐसे जगह पर उनकी प्राथमिकता कहाँ गाउन हो जाती है? कहाँ, क्या सरकार को दिखाई नहीं देती कि ऐसे बुजुर्ग जब अब ये नौकरी करने के लायक नहीं बचे हैं, जिनका जीवन ही अब पेंशन पर आधारित है, तो इनको क्यों नहीं इनके हक और अधिकार के लिए इनको पेंशन दे दिया जाता है? बस इतना ही कहना चाहूँगा इसी दिल्ली के इसी जंतर मंतर से कि सरकार की तरफ से जो ये आस लगाए बैठे हैं, इनकी आस कभी टूटे नहीं। और इसी उम्मीद के साथ कि इनकी अगला ठिकाना कहाँ पर होगा, जैसे ही हमें अपडेट मिलता है, मैं आपको पल-पल की खबरें इसी चैनल पे लगातार आपको मैं जारी करते रहूँगा, बताते रहूँगा। फिलहाल जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, यही गुज़ारिश करूँगा आपकी, आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही वो ताकत है जिसकी वजह से कि आपकी बात सरकार तक पहुँच सकती है। जय हिंद।